अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। जुहू के पवन हंस स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मनोज कुमार का शुक्रवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड के भारत कुमार को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। उनके जाने के साथ ही एक युग का अंत हो गया। जुहू के पवन हंस शमशान घाट में वो पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने उन्हें मुखाग्नि दी। बॉलीवुड के कई दिग्गज उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, सुभाष घई, सलीम खान समेत दूसरे कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना, उनका पैशन था उनका। और दूसरी चीजों में पैसा ज्यादा खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए, लेकिन शॉर्ट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। हर फिल्म आप देख लो, उनकी क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई है समाज के हित में और देश के हित में बनाई है। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए अलग ही छवि गढ़ी थी। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने देशभक्त की अलख जगाने का काम किया। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपनी अमिट छाप छोड़ी। मनोज कुमार 87 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। वो डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस नामक बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। शुक्रवार की सुबह को उनका निधन हुआ। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान में साल 1937 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के अलग होने के बाद उनके परिवार ने भी बंटवारे का दर्द सहा। उनके परिवार को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली में रहने लगे। यहीं से मनोज कुमार ने शिक्षा ली। उसके बाद वो मुंबई चले गए। पहले तो वो फिल्मों में छोटे मोटे काम करते थे। दिलीप कुमार से वो बहुत प्रभावित थे। उनकी एक फिल्म में किरदार की वजह से उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा। फिल्म उपकार में उनके गीत मेरे देश की धरती से तो पूरी तरह छा गए। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई श्रेणियों में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। मेरी बहुत सी यादें हैं भैया उनके साथ, और यादें मैं एक ही बात कहूँगा कि वो मेरी फिल्म मेकर बनने में मेरे लिए बहुत प्रेरणा थे और मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। मैं उनको मिलने भी जाता था। साल 1992 में मनोज कुमार को सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए खास तौर से मशहूर मनोज कुमार को भारत कुमार कहा जाने लगा था। उनके फैंस की दीवानगी कुछ इस तरह की थी कि उनकी आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता था। अपने हर किरदार में जान झोंक देते थे, जो फिल्मी पर्दे पर उनकी अदाकारी में दिखाई देता था। उन्होंने एक्टिंग के बाद डायरेक्शन की भी कमान संभाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। उससे पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा है ताकि यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। चार मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह 6 बजे ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है, लिहाजा अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम का दौरा अधिकारी लगातार कर रहे हैं और बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल के साथ यात्रियों की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की जा रही है। वहीं 20 अप्रैल तक धाम में सभी काम पूरे करने का दावा प्रशासन कर रहा है। जो इश्यूज लोकल लोगों ने रेज किए थे, ब्रह्म कपाल में सेफ्टी के इशू रहते हैं,
सेफ्टी रेलिंग्स वहाँ चाहिए, कुछ नए टॉयलेट्स का निर्माण, वाटर एटीएम्स का निर्माण, और जूता स्टैंड कैसे मैनेज होगा, जो पर्यटन विभाग के काउंटर होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट, कैसे श्रद्धालु आएंगे, उनको एक सुगम अनुभव यहाँ रहे यात्रा का, और वो एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेके जाएं। यही आशा है हमारी कि अच्छी यात्रा इस बार हम संपन्न करवाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है, लिहाजा बम्पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। यात्रा से जुड़े कारोबारियों की उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी उत्साहित हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष की यात्रा पिछले वर्ष से कहीं ऊपर रहेगी। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन देखा कि अपने में पर्याप्त मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे, लोग आने के लिए रुझान बना रहे हैं। बस हम कितनी सुविधा दे सकते हैं इस ओर हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। चार धाम यात्रा को भव्य बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की शुरुआत इसी महीने होने जा रही है। ऐसे में पुलिस ने पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम, सेक्टर और जोन के यात्रा रूट पर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। क्या है नई प्लानिंग, आपको दिखाते हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने के चलते काफी परेशानी हुई थी और इस बार ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए पुलिस ने 2 नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसमें पहला है चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम को रेंज ऑफिस में ही बनाना ताकि श्रद्धालु अपनी परेशानी सीधे कंट्रोल रूम में बताएं। वहीं दूसरा एक्सपेरिमेंट है यात्रा मार्गों को 15 सुपर जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बांटना, जिसमें हर सेक्टर को पुलिस 24 घंटे मॉनिटर करेगी। ब्रेक कर दिया है और इसमें जो है इस बार एक इन्वॉल्वमेंट ट्रैफिक डायरेक्टरेट का भी पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश अनुसार ये किया गया है कि ये भी जो है एक्टिव रूप से एज ए एक्सिलरी जो है फोर्स के रूप में या मददगार के रूप में काम करे। तो इस संबंध में चूंकि इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होना है। चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन में ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून समेत पर्यटक स्थलों में भी जाम बड़ी समस्या बनता है। ऐसे में चारधाम रूट पर होल्डिंग एरिया और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, जबकि मसूरी के लिए ट्रैफिक को विकास नगर से भी भेजा जाएगा। इसके अलावा नए रूट के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाया गया है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक तो ट्रैफिक का आपका सिस्टम जो है जो हाईवे से रिलेटेड है, वहाँ पे हमने जो अधिकारियों को नियुक्त किया है उसके बारे में, और जो कांस्टेबल्स जो मोबाइल पार्टीज हैं उसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया है। सर्टेनली इस जो धाम में जो व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड हमने इस बार डेडिकेटेड एक डिप्टी एसपी का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। तो वो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपनी देख ली हैं और उनका डिप्लॉयमेंट भी वो हम 25 तारीख से श्री धामों की ओपनिंग से पहले ही हम उनका डिप्लॉयमेंट भी कर देंगे। वैसे पुलिस ने अपने ज्यादातर सीनियर अधिकारियों को यात्रा के तहत फील्ड में उतार दिया है ताकि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कतें न आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में इन दिनों चैती मेला अपने शबाब पर है। इस मेले में एक अनूठा बाजार सजता है जिसे लोग नखासा बाजार के नाम से जानते हैं। नखासा बाजार क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चैती मेले में सजा ये खास बाजार है। इस बाजार में तरह तरह की नस्ल के घोड़े बिकने आते हैं। यहाँ देश के अलग अलग प्रांतों के घोड़े बिकते हैं। ये मेला नुखरा घोड़े के लिए भी जाना जाता है। इस मेले में 20,000 से लेकर 3 लाख तक की कीमत के घोड़े मिलते हैं। यहाँ घोड़े सिंधी, मारवाड़ी, अमृतसरी, पंजाबी सभी घोड़े हैं यहाँ पर। एक नुखरा प्रजाति होती है वो भी जी नुखरा घोड़ा ही है साहब। ये नुखरा है जी। क्या खासियत होती है इस घोड़े की? इस घोड़े की कमर पे चाल चलता है, डांस करता है। सिंधी में है, मारवाड़ी में है, नुखरे भी है। बच्चे इस साल आए नहीं है, सब लोग बाहर के भी सब आते हैं ग्राहक, और पहले आते थे सुल्ताना वगैरह, लेकिन अब इस टाइम में कोई नहीं आता।
इस मेले का कायल सुल्ताना डाकू भी था, जो अपनी कुलदेवी बाल सुंदरी के दर्शन के बाद यहाँ से घोड़े खरीद कर ले जाता था। लेकिन वक्त के साथ अब यहाँ घोड़ों के व्यापार पर भी असर पड़ा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ अब इस बाजार का ठेका भी महंगा हो गया है, जिससे यहाँ घोड़े आना कम हो गए हैं। यहाँ के व्यापारी ये कह रहे हैं कि यहाँ ठेका बहुत महंगा हो रहा। अब कभी 1 करोड़ बढ़ती का हुआ है, इसलिए यहाँ दुकानों के भी और उनके भी रेट बहुत ज्यादा है। घोड़ी देखने के लिए आए यहाँ, एक बच्चा हमारे पास है घर, तो रेट करे तो रेट बहुत हाई फाई बोल ले। 1855 में रामपुर के एक बड़े घोड़ा व्यापारी हुसैन बख्श ने नखासा बाजार की शुरुआत की थी। तब यहाँ अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के व्यापारी आते थे। अब व्यापारियों के साथ ही राज्यों की संख्या भी सिमटती चली जा रही है, जो इस बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए काशीपुर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में। और अब आपको मिल रहा है मौका ऐसे ही लीडर्स को सीधा सुनने का। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में जुड़े 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising भारत समिट पर।